हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आज आंसर राइटिंग के अगले सेशन में हम बात करते हैं एक टॉपिक की, जो कि है प्रबंधन। देखिए, पेपर 1 और पेपर 3, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों में लास्ट यूनिट जो है यूनिट 3, उसके अंदर कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं और उन माइनर सब्जेक्ट में 3 पार्ट हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। जैसे कि पेपर 1 में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंट्स ऑडिट। तो आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट वाले पार्ट की। कुछ एक क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में और करेंगे। देखिए, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये 20 मार्कर्स होते हैं और इनमें भी, मैनेजमेंट में भी 2 नंबर और 5 नंबर वाले ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सामान्य प्रकृति के प्रश्न इसके अंदर आते हैं। सोशियोलॉजी में भी बहुत सामान्य प्रकृति के प्रश्न होते हैं। समाज में हम क्या देख रहे हैं उस आधार पर हमको प्रश्न हल करने होते हैं। और प्रबंधन के अंदर थोड़ा सा तकनीकी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट की समझ आपने पैदा कर ली और थोड़ी जानकारी ले ली तो आपके लिए उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, देखिए कैसे होंगे। हेनरी फेयोल के प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो हेनरी फेयोल एक फेमस थिंकर है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी थिंकर उठा के पूछ लिया जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो। तो हेनरी फेयोल प्रबंधन के बारे में क्या कहते हैं वो हमको लिखना है। ठीक, तो हम लिखते हैं फ्रांसीसी खनन इंजीनियर। हेनरी फेयोल जो हैं वो बेसिकली क्या थे, फ्रांस में के रहने वाले थे और माइनिंग इंजीनियर थे। ये छोटी सी जानकारी जो हर कोई जब फेयोल के बारे में पढ़ाता है या पढ़ता है तो इसको जरूर पढ़ता है कि फ्रांसीसी थिंकर है जो खनन इंजीनियर एवं प्रबंधन विचारक भी थे, हेनरी फेयोल। उनके अनुसार पूर्व अनुमान लगाते हुए, पहले आपको क्या करना है, प्रेडिक्शन लगाना है, पूर्व अनुमान लगाना है, और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, योजना, प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के बाद आप संगठन का निर्माण करोगे। संगठन के निर्माण के बाद आप डायरेक्शंस दोगे। ठीक है, डायरेक्शंस और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, और क्या करोगे, कंट्रोल भी रखोगे, यानी पीओडीसीसी करोगे आप। और ये पीओडीसीसी जो है वो कौन कहता है, हेनरी फेयोल। वो सब करना ही क्या है, प्रबंधन कहलाता है। ये सब काम करना ही क्या है, प्रबंधन कहलाता है। इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत भी दिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो हमने हेनरी फेयोल के बारे में एक तो बेसिक उसकी खुद की मूलभूत जानकारी दे दी कि भाई ये फ्रांस के रहने वाले और एक माइनिंग इंजीनियर हैं, जो ये कहते हैं कि भाई आप पूर्व अनुमान लगाइए, फिर योजना का निर्माण कीजिए, संगठन का निर्माण कीजिए, निर्देश प्रदान कीजिए, समन्वय कीजिए और नियंत्रण रखिए। ये सारी चीजें क्या है, हेनरी फेयोल का मैनेजमेंट है। और इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत भी दिए। तो इससे हेनरी फेयोल और उसके बारे में, उसके प्रबंधन के विचारों के बारे में हमको जानकारी है, इसका स्पष्ट आइडिया यहाँ पर पता चलता है। क्लैरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। अब नेतृत्व की परिभाषा पूछी है, तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे। नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। किसी विशेष एवं निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा लोगों को स्वप्रेरणा से कार्य करने हेतु प्रभावित करने की क्षमता ही क्या है, नेतृत्व है। स्वप्रेरणा हेतु प्रभावित करने की क्षमता ही क्या है, नेतृत्व कहलाती। किसी विशेष एवं निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा लोगों को स्वप्रेरणा से कार्य करने के लिए प्रभावित करने की क्षमता क्या है, नेतृत्व है। नेतृत्व के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन, एक तो नेता स्वयं जो लीड कर रहा है, लीडर। दूसरा अनुयायी जो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलोअर्स, तथा परिस्थितियां कि सिचुएशंस कैसी हैं, चारों ओर सराउंडिंग कैसा है। ये 3 चीजें नेतृत्व के 3 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। इसके माध्यम से संसाधनों का कुशलतम उपयोग, भाई अगर अच्छे लीडरशिप है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उनका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे, कुशलतम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, कुशलतम उपयोग करोगे, एवं उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति हो पाती एवं उद्देश्यों की समय, यही क्या है, नेतृत्व है। तो नेतृत्व की परिभाषा आपसे पूछी थी तो आपने लिख दिया कि किसी विशेष एवं निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा लोगों को स्वप्रेरणा से, खुद की इच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करने की जो क्षमता है
वही क्या है, नेतृत्व है। इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं, एक नेता, दूसरा अनुयायी और तीसरा परिस्थिति। ये 3 प्रमुख तत्व होते हैं। और नेतृत्व की वजह से फायदा क्या होता है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग और जो उद्देश्य या लक्ष्य हमने निर्धारित किए उनकी समयबद्ध प्राप्ति उसके माध्यम से हो पाती। यहाँ तक क्लियर है? देखिए प्रश्न, नेता व प्रबंधक भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, स्पष्ट करें। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये पूछ रहा है कि नेता और प्रबंधक के बीच में क्या अंतर हो सकता है, वो भिन्न अवधारणाएं हैं। तो हम एक और नेता लिखेंगे, एक और प्रबंधक, बीच में लाइन ड्रॉ करके अंतर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? नेता ये अनौपचारिक तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। आप तो नेता का मतलब वो समझ लीजिए जो हम राजनेता देखते हैं, तो आपके लिए उत्तर थोड़ा आसान हो जाएगा। और प्रबंधक जो कंपनी में एक व्यवस्थित रूप से एक मैनेजर जो काम करता है उसकी बात करें तो देखिए, यह अनौपचारिक तरीके से लोगों को प्रभावित करता है जो नेता होता है। दूसरा प्रबंधक की बात करें तो ये सुव्यवस्थित तरीके से औपचारिक पद्धति से लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देखिए, यह एक प्रबंधक हो ये जरूरी नहीं है, नेता प्रबंधक हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रबंधक जो है उसको एक नेता होना अनिवार्य है, एक लीडर होना अनिवार्य है, तभी वो कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी। अगली बात देखते हैं, इसकी सत्ता लोगों को विश्वास में लेकर चलती है। इसकी सत्ता, जो नेता की सत्ता है वो लोगों को विश्वास में लेकर चलती है, और इसकी सत्ता नियम विनियम एवं इसके प्रभाव से चलती है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। एक मैनेजर जो होता है, एक प्रबंधक जो होता है वो, जबकि नेता नियम विनियम से नहीं चलता है, उसके पास कोई लिखित शक्तियां नहीं होती, लोगों को अपने विश्वास में लेता है और फिर उसके आधार पर नेता जो है वो चलता है। आगे देखिए, ये लक्ष्यों के प्रति स्वयं कार्य करके संगठन को साथ लेकर चलता है, खुद भी कुछ काम करेगा और संगठन को साथ लेकर चलेगा। जो प्रबंधक है वो अपने प्रभाव से संगठन के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और अंतिम बात, नेता की शक्तियां औपचारिक रूप से उल्लिखित नहीं होती हैं, जबकि प्रबंधक को विधिवत रूप से लिखित रूप में वो शक्तियां प्रदान की गई होती हैं, जिसकी वजह से एज ए लीडर वो अपने जो कंपनी में कार्यरत कर्मचारी हैं उनसे काम लेकर कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि नेता एवं प्रबंधक भिन्न अवधारणाएं हैं, जिनके कार्य करने के दायरे और उद्देश्य भी सामान्यतः असमान होते हैं। बहुत स्पष्ट है, नेता और प्रबंधक में अंतर। ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है 5 अंकों में। बहुत सामान्य प्रश्न है, इसमें 5 में से 4 नंबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 5 अंकों का प्रश्न पूछा है तो ये इंश्योर करना है कि भाई हम जो है वो इस प्रश्न के अंदर कम से कम 5 डिफरेंसेस लिख के आएंगे। नेता क्या होता है, राजनेता की छवि को दिमाग में रखिए। प्रबंधक क्या होता है, एक ऐसा लीडर जो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, एज अ मैनेजर काम कर रहा है, उसको दिमाग में रखिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके डिफरेंसेस को कैसे लिखना है। क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत समझाइए। देखिए प्रश्न बहुत सामान्य, लेकिन आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि जो अब्राहम मास्लो का सिद्धांत था वो आवश्यकता सिद्धांत, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत कहलाता है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी मास्लो का जो सिद्धांत है वो पूरी दुनिया को याद है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पता होना आवश्यक है कि मास्लो ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है, आवश्यकता सिद्धांत। अब इसका उत्तर लिखने के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम वो मेथड चुनेंगे जिसमें हम एक पिरामिड का निर्माण करेंगे, जैसे कि पूरी दुनिया, क्योंकि कॉपी जांचकर्ता के दिमाग में कहीं ना कहीं मास्लो का सिद्धांत अगर है तो उसमें वो पिरामिड जरूर होगा, और अगर वो पिरामिड आपकी आंसर शीट में उसको नहीं दिखेगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हम वो चांस नहीं ले सकते। जो जग जाहिर चीज है उस जग जाहिर चीज को हमको कॉपी से गायब नहीं करना है, तो वो जग जाहिर चीज भी लिखेंगे। दूसरा, हम पैराग्राफ में भी इस उत्तर का कुछ पार्ट कवर करेंगे और मास्लो के सिद्धांत का जो क्रक्स है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस उत्तर को कैसे मास्लो ने ये बात कही है। उस उत्तर को देखिए कैसे लिखते हैं हम। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा 1959 में अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर दिया गया। ठीक, एक बात तो ये लिख दी तो एग्जाम को लगेगा कि इसने बहुत डीप में पढ़ रखा है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा 1959 में अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर दिया गया। ठीक।
ठीक है। उक्त सिद्धांत में व्यक्ति की आवश्यकता के सोपान को अभिप्रेरणा का कारण बताया है। मतलब उसमें बताया है कि व्यक्ति की जो नीड हायरार्की वही उसकी अभिप्रेरणा मोटिवेशन का कारण है। एक नीड फुलफिल हो जाएगी तो वो उस हायरार्की में सेकंड नीड पाना चाहेगा, सेकंड फुलफिल हो जाएगी तो वो थर्ड पाना चाहेगा, और ऐसे वो सोपान में आगे बढ़ता चला जाएगा और उसका मोटिवेशन लगातार बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज प्राप्त कर ली, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद, वहां संतुष्टि मिलने के बाद अगली चीज वापस और ऐसी है जो उसको प्राप्त करने की अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो उसकी प्रेरणा का कारण, अभिप्रेरणा का कारण बनेगी। तो सोपान को अभिप्रेरणा का कारण बताते हुए 5 आधारभूत आवश्यकताएं बताई, 5 बेसिक नेसेसिटीज बताई इन्होंने, जिनकी वजह से अभिप्रेरणा आगे से आगे बढ़ती जाती है बताई, जिनमें से एक की संतुष्टि पर व्यक्ति की अगली आवश्यकता उसकी अभिप्रेरणा बन जाती है और इसी वजह से व्यक्ति आगे से आगे काम करता रहता है। एक संतुष्टि पर अगली आवश्यकता उसकी अभिप्रेरणा बन जाती है, अतः व्यक्ति को उसकी शेष रही आवश्यकता की पूर्ति कर प्रबंधन में अभिप्रेरित किया जा सकता है। क्लैरिटी है भाई? आपने एक आवश्यकता जो है वो प्राप्त कर ली, अब अगली आवश्यकता है। अब मुझे पता है एज अ मैनेजर, एज अ लीडर कि भाई इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी, वो खुश हो गया। मैंने उसको एक रोटी कपड़ा मकान, मतलब सैलरी दे रहे हो तो रोटी तो दे ही रहे हो, ठीक है, आपने उसको रोटी कपड़ा मकान दे दिया, फिर आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी, वो और खुश हो गया। आपने उसका पेंशन प्रोविडेंट फंड वगैरह में इंश्योरेंस करवा दिया, वो और खुश हो गया। लेकिन अब आपको पता है पेंशन हो गई, वहाँ सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया। अब व्यक्ति को किसकी उम्मीद जगेगी कि यार मेरा प्रमोशन हो जाए। आपने उसको कहा कि भैया ये काम इस तरीके से होंगे तो हम इस साल प्रमोशन करने वाले हैं, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर बनेगा कि नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगा। ऐसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति की नीड के आधार पे उसके मोटिवेशन लेवल को बना के रखा जा सकता है, ठीक है, तो अभिप्रेरित किया जा सकता है। निष्कर्षतः प्राप्ति संतुष्टि उत्पन्न करती है एवं प्राप्त करने की अभिलाषा अभिप्रेरणा। बहुत सुंदर निष्कर्ष है जो हमने लिखा। हमने क्या लिखा? मास्लो एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेगा कि भैया प्राप्ति जो है, आपने जो प्राप्त कर लिया वो संतुष्टि उत्पन्न करती है, लेकिन प्राप्त करने की अपेक्षा या अभिलाषा अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है। ठीक है, स्पष्ट है? तो ये बात तो हमने पैराग्राफ में लिख दी। अब हम समझाते हैं जो पिरामिड है मास्लो का, वो सामाजिक जीवन में कैसे रिएक्ट करता है, और वो पिरामिड अगर आप ऑफिशियल जीवन की बात करें, कार्यालयी जीवन की बात करें, तो वो कैसे अपनी बात को रखता है। देखिए, सबसे पहली आवश्यकता हमने यहाँ नीचे लिख भी दिया, मास्लो का अभिप्रेरणा पिरामिड। सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। तो सामाजिक जीवन में इसको क्या कहते हैं हम? रोटी कपड़ा मकान। लेकिन कार्यालयी जीवन में इसको क्या कहते हैं? मूलभूत वेतन। बेसिक जो पेमेंट है आपका, वही क्या है? आपकी शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल नीड। फिर सुरक्षा आवश्यकता। सुरक्षा आवश्यकता सामाजिक जीवन में आपको शारीरिक सुरक्षा चाहिए और आर्थिक सुरक्षा चाहिए। यही आप अगर कार्यालयी जीवन में बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई पेंशन मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, आय की स्थिरता होनी चाहिए। सामाजिक आवश्यकता, अगली आवश्यकता क्या हो जाती है? जैसे सिक्योरिटी आवश्यकता पूरी हुई, सामाजिक आवश्यकता, तो आप कहते हैं कि प्रेम, मित्रता, ये सामाजिक जीवन में व्यक्ति अपेक्षा करता है जब उसकी शारीरिक और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम और मित्रता कार्यालय में किस रूप में होगा? कि अच्छे सहकर्मी हो, अच्छा वातावरण हो, काम करने का मजा आए, तो वो कार्यालय में अपन कहेंगे कि सामाजिक आवश्यकता है। महत्वाकांक्षा आवश्यकता, सामाजिक प्रतिष्ठा, और वहाँ अगर बात करें तो पदोन्नति। कार्यालय में पदोन्नति और समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा। आप अगर जाएं समाज में तो आपको सम्मान की नज़र से देखा जाए। इस प्रकार की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो समाज में अभिप्रेरणा का कारण बनती है, और पदोन्नति जो है वो कार्यालय में इस प्रकार की अभिप्रेरणा का कारण बनती है। फिर अंत में सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, आत्मज्ञान की स्थिति आ जाती है कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, मुझे किस रूप में जीना चाहिए, ये सब मोह माया है। वो जो ज्ञान है वो क्या है? आत्मज्ञान है, वो स्व पहचान की स्थिति है। और यहाँ पर संगठन के दृष्टिकोण से बात करें तो संगठन की लक्ष्य प्राप्ति ही क्या है? स्व पहचान है, क्योंकि हम इसी टारगेट को लेकर चले थे। और सामाजिक जीवन में हम आत्मज्ञान को लेकर चलते हैं। वो स्व पहचान या आत्मज्ञान जो है वो मास्लो की थ्योरी का अंतिम सोपान है, उसकी हायरार्की का अंतिम पार्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब्राहम मास्लो 1959
अ थियोरी ऑफ मोटिवेशन। उसके अंदर हमने कहा कि भैया आवश्यकताएं 5 बताई, एक आवश्यकता पूरी हुई, वो संतुष्टि का कारण बनी, अगली आवश्यकता अभिप्रेरणा का कारण बनी। फिर ऐसे करते करते व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। निष्कर्ष के रूप में हमने लिखा कि भाई जो पूर्ण हो गई आवश्यकता है वो संतुष्टि का कारण होती है, लेकिन जो प्राप्त करने की अभिलाषा वाली आवश्यकता है वो क्या बनती है, अभिप्रेरणा का कारण बनती है। आई होप ये स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखिए, बहुत सामान्य सा प्रश्न था, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो आपका इस उत्तर में जान डाल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ज़बर्ग के द्विघटकीय सिद्धांत के आरोग्य घटक लिखिए। हर्ज़बर्ग ने क्या दिया था, द्विघटकीय सिद्धांत दिया था, उसके आरोग्य घटक आपको लिखने हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक तो आरोग्य घटक होते हैं जो संतुष्टि का भाव पैदा करते हैं, एक प्रेरक घटक होते हैं जो कि अभिप्रेरणा का भाव उत्पन्न करते हैं। देखिए हर्ज़बर्ग जो है उसने द्विघटकीय सिद्धांत दिया था, उसमें आरोग्य, ये 15 शब्दों में ही हमको लिखना, तो बहुत ज़्यादा विस्तार इसको देने की आवश्यकता नहीं है, जो मूल बात है वो हम लिखेंगे। हर्ज़बर्ग के द्विघटकीय सिद्धांत में आरोग्य एवं प्रेरक 2 प्रकार के घटक हैं। तो ऐसा पढ़ते ही कॉपी जांचने वाले को ये श्योर हो जाएगा कि भैया इसको हर्ज़बर्ग का नॉलेज है, ये ऐसे ही टप्पे नहीं दे रहा, इसको जानकारी है इसके बारे में, तब ये लिख रहा है। तो हर्ज़बर्ग के द्विघटकीय सिद्धांत में आरोग्य एवं प्रेरक 2 प्रकार के घटक होते हैं। आरोग्य घटक वो घटक होते हैं जो कार्मिक में असंतुष्टि के भाव को कम करते हैं। असंतुष्टि के भाव को कम करने वाले घटक कौन है, आरोग्य घटक है। तथा बाहरी तत्व होते हैं, जैसे अब हम आरोग्य घटक के कुछ उदाहरण भी लिख देते हैं, जैसे सुपरविजन, पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नीति, नीतियां ऐसी हो जो कार्मिक को थोड़ा फेवर करें, तो उससे उसकी असंतुष्टि का भाव क्या होगा, कम होगा। वेतन, उसको छुट्टी वुट्टी दे दो, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी दे दो, 5 डेज वर्किंग डे रखो, तो उसमें एक संतुष्टि, वेतन उसको ठीक ठाक दे दो तो वो खुश हो जाएगा, ये उसकी असंतुष्टि के भाव को कम करेगा। कार्मिकों के मध्य संबंध ठीक हो ऐसा इंश्योर करो, तो उसके मन में अच्छे वातावरण की वजह से असंतुष्टि का भाव कम रहेगा। कार्यालय की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, तो उसको लगेगा कि भैया उसको बढ़िया सी कुर्सी टेबल पे बैठाओ, तो उसको लगेगा कि हाँ हाँ क्या सुविधा है, ठीक है, तो उसके असंतुष्टि के भाव को कम करेगा। ठीक, लेकिन जो प्रेरक घटक होते हैं ये ऐसे घटक होते हैं जो क्या उत्पन्न करते हैं, कार्य करने की अभिप्रेरणा उत्पन्न करते हैं, जैसे प्रमोशन। ठीक, प्रमोशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति में कार्य करने की अभिप्रेरणा लगातार बनी रहती है। ठीक है, उसकी कंपनी में प्रतिष्ठा जो है उसको इंश्योर कीजिए आप, वो सारे क्या हैं, प्रेरक घटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यूनिकॉर्न कंपनी, एक 15 शब्द का प्रश्न है, सिंपल सा लिखा है, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है भैया, लिखिए। अभी भारत के अंदर लगातार यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या बढ़ती जा रही है। ये स्टार्टअप से रिलेटेड बात है, बिजनेस से रिलेटेड बात है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि यदि कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया और स्टार्टअप बढ़ते 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 $1 बिलियन, $1 अरब को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कह देते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी कह देते हैं। भारत में ऐसी लगभग 100 से भी अधिक कंपनियां हैं, तकरीबन 109 कंपनियां ऐसी हैं जो कि क्या है, यूनिकॉर्न है। ठीक है, तो ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो, यूनिकॉर्न कही जाती है। स्पष्ट शब्दों में हमने लिख दिया, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो, यूनिकॉर्न कही जाती है। यह कंपनियां निजी स्वामित्व वाली होती हैं, सेल्फ ओन्ड कंपनीज होती हैं। यूनिकॉर्न जो शब्द है, यूनिकॉर्न शब्द वो किसने दिया, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, एक नाम क्या था, एलिन ली, उन्होंने 2013 में दिया। तो हमको ये भी अगर ध्यान है और हम ये लिख देंगे तो हमारे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएंगे कि यूनिकॉर्न शब्द जो है वो देने वाला व्यक्ति कौन था, एलिन ली था, 2013 में दिया और वेंचर कैपिटलिस्ट था। और इसके उदाहरण अगर भारत में बात करें तो कौन से, फ्लिपकार्ट, ग्रो ऐप, ओला, स्विगी, ये सब क्या है, $1 बिलियन से बड़ी कंपनियां हैं, और इन सबको क्या संज्ञा दी गई है, यूनिकॉर्न कंपनी की संज्ञा दी गई। क्लैरिटी है। तो मैनेजमेंट बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैनेजमेंट जब भी आप पढ़ें तो इसके हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका ये रखें कि प्रत्येक शब्द जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसमें आप 20 शब्द भी लिखने की स्थिति में हो और 50 शब्द भी लिखने की स्थिति में हो। आई गारंटी कि आपका काम हो जाएगा। फिर उतना पढ़ने के बाद लिखने का अभ्यास निरंतर करें। लिखने का अभ्यास करने से
कैसे लिखना है वो आपको समझ आएगा। बहुत ज़्यादा तार्किक प्रश्न मैनेजमेंट में आपके बनेंगे नहीं, सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे, उनको लिखिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेंस परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो निरंतर अभ्यास कीजिए, लेखन शैली को इम्प्रूव कीजिए, हिंदी इंग्लिश रोज़ पढ़िए, उससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।